जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के बारे में, जो कि थे हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ थे। एंड इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के हम मेजर कमेंटेटर्स पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको रजनी कोठारी के बारे में बता चुकी हूँ, जिसकी स्टोरी हमने रजनीकांत से रिलेट करके पढ़ी थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें याद कराई थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप वो लेक्चर जाके ज़रूर से देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सो जो ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ थे, ये जो आपको लेडीज दिख रही है उनका नाम है सुजैन रुडोल्फ, एंड ये है जो वो है लियोनार्ड रुडोल्फ। ठीक है, सो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ में यानी कि उनका सरनेम है, इसलिए हम 2 बार रुडोल्फ बोलते हैं, यानी कि इन दोनों ने मिलके ही सारे वर्क्स, इनकी सारी थ्योरी दोनों ने मिलके दी थी। तो ये लंदन से आते हैं, और लंदन से कहाँ आते हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया आते हैं, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और वो अपनी इस जर्नी को वो नाम देते हैं डेस्टिनेशन इंडिया का। कैसे आते हैं, कार में बैठ के आते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, कार दिख रही है इतनी सुंदर सी, और ये दोनों कार में बैठ के आते हैं, मतलब इंडिया की जर्नी पे निकलते हैं एंड लंदन टू न्यू दिल्ली आते हैं। प्लस ये इंडिया ने जो डेस्टिनेशन इंडिया का जो वर्क है वो 1956 में लिखा था। तो आजकल डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, या फिर मतलब ऐसे यूनिक पॉइंट्स पूछता है, ना कि सिर्फ घिसे पिटे पॉइंट्स। तो डेस्टिनेशन इंडिया आप याद रखना कि लंदन टू न्यू दिल्ली जो उनका सफ़र था और इंडिया में उन्होंने क्या क्या देखा। ठीक है, सो वो उन्होंने इसके बारे में इस अपने वर्क में लिखा था, डेस्टिनेशन इंडिया। सो अब चलते हैं, अभी आ गए लंदन से न्यू दिल्ली आ चुके हैं। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ। सो इनसाइडर आउटसाइडर, ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इनसाइडर आउटसाइडर हम बोलते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ को। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आए थे, प्लस इनसाइडर यानी कि वो हमारे यहाँ पे इंडिया में आए थे, इसलिए ऐसा लॉजिक मैंने लगाया कि इसलिए इनको इनसाइडर आउटसाइडर बोलते होंगे, बाकी पता नहीं। सो इनसाइडर आउटसाइडर याद रखना कि कभी ये टर्म आपको कहीं देखने को मिल जाए, या फिर ये कीवर्ड आपको अगर कभी देखने को मिल जाए, तो इसको रुडोल्फ एंड रुडोल्फ से ही कनेक्ट करना। प्लस आपको ये ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ 2 पर्सन है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ये जो आपको फोटो में भी दिख रहे हैं। सो ये 2 पर्सन है, एंड इसलिए इनके लिए एक के लिए इनसाइडर यूज़ हुआ है और एक के लिए आउटसाइडर यूज़ हुआ है, ऐसा मान लो। या क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता रहता है, तो उसने एक को घर से बाहर निकाल दिया, और एक जो वाइफ थी ऑब्वियसली वो इनसाइडर थी, वो अंदर थी, और उसने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया, मतलब आउटसाइडर। नेक्स्ट जो आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आई गेस मैंने ये क्वेश्चन कहीं तो पढ़ा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, PYQ था या फिर पता नहीं मॉक टेस्ट में कहीं पढ़ा था, कि जो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है उन्होंने कहाँ की स्टडी की थी इंडिया में आके, मतलब ज़्यादातर टाइम अपने ऑलमोस्ट आई गेस 20 साल उन्होंने जयपुर और राजस्थान में बिताए थे। और वहाँ पे भी उन्होंने जो अमर सिंह की डायरीज़ हुआ करते, एक राजपूत थे अमर सिंह, उनकी डायरीज़ को उन्होंने पढ़ा, उनकी जीवनी को उन्होंने पढ़ा और उसको इंटरप्रेट किया और उन्होंने इसके लिए कम से कम सोचो 89 बाउंड वॉल्यूम्स लिखी थी। 89 वॉल्यूम्स इज नॉट जस्ट अ वेरी स्मॉल नंबर, इट्स नॉट जस्ट अ वेरी स्मॉल, क्या स्मॉल नंबर ही नहीं है ये तो बस किसके ऊपर लिखा था उनने, अमर सिंह। इनका नाम याद रह जाएगा वैसे मुझे लगता है, नहीं भी याद रहे तो पर इतना याद रखो कि जयपुर और राजस्थान की उन्होंने केस स्टडी की थी, कभी क्वेश्चन आ सकता है। देन द रिजल्ट वाज एडिटेड वॉल्यूम इन 2000, और ये वॉल्यूम्स थी, ये डायरीज 89 वॉल्यूम्स में थी, और इन्हीं 89 वॉल्यूम्स को उन्होंने 2000 में आके एक एडिटेड वर्जन निकाला इन वॉल्यूम्स का, जिसका नाम था रिवर्सिंग द गेज, अमर सिंह डायरी, अ कॉलोनियल सब्जेक्ट्स नरेटिव ऑफ इम्पीरियल इंडिया। इन्ना बड़ा नाम, मतलब बहुत बड़ा नाम है ये, जो उनके वॉल्यूम का जो बुक में उन्होंने रखा था। पर अगर आपको बस ये गेज वर्ड याद रख लो, ठीक है, कभी क्योंकि इतना भी पूछ सकता है ना, रिवर्सिंग द गेज किसकी है, तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की है, और ये आर्ट से भी शुरू हो रही है, तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ भी आर्ट से शुरू हो रहा है, कि जो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है वो रिवर्स मोड पे चल रहे हैं, कि पहले वो लंदन से न्यू दिल्ली आए और फिर न्यू दिल्ली से वापस लंदन चले गए, ऐसा मान लो कि उनकी कार जो थी वो रिवर्स में चलने लग गई अचानक से। तो रिवर्सिंग द गेज, या अगर पूरा नाम आता है तो आपको याद ही रहेगा कि अमर सिंह तो राजपूत थे, और राजपूत की स्टडी एक जयपुर और राजस्थान में जाके एक हस्बैंड वाइफ ने की थी। ठीक है,
और 2014 में, क्योंकि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने इंडिया के लिए इतना रिसर्च किया ना, यहाँ पे एक तो वो आए, यहाँ पे आके उन्होंने रिसर्च किया, हमारे एकेडमिक फील्ड में कंट्रीब्यूट किया, हमारे लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से उनको पद्म भूषण मिलता है 2014 में, जिसकी फ़ोटो मैंने यहाँ भी लगाई हुई है, आप देख सकते हो। तो ये भी याद रखना कि उनको पद्म भूषण मिला था। इनकी मेजर वर्क यानी कि इनकी मेजर बुक्स या आर्टिकल्स जो भी इन्होंने पब्लिश किए वो सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आपको ये बुक बहुत बारी देखने को मिल जाएगी आराम से। मैच द फॉलोइंग हो या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन होता है जो वन लाइनर, उसमें भी बहुत बारी ये बारी बुक पूछी हुई है। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ थे वो लंदन से आए थे, ठीक है, तो वो मॉडर्न होंगे ऐसा, ठीक है। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में ये नहीं था, पर अभी इस बुक में क्या था मेजर चीज़ मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में क्या बताई थी उन्होंने, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। पहले बुक्स पढ़ लेते हैं। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। रीजनल imperative, the administration of US foreign policy towards साउथ एशियन स्टेट्स, तो ये भी इन्हीं की बुक है। क्या नाम है इनका, रीजनल इम्पैरेटिव। या तो रीजनल इम्पैरेटिव आ सकता है कभी लिखा हुआ, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशियन स्टेट्स। तो ऐसे याद रखो कि इन्होंने साउथ एशियन स्टेट्स की भी स्टडी की थी। देन गांधी, द ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ कैरिज्मा। तो कभी भी आपको जैसे अगर गांधी वाला कोई क्वेश्चन आता है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस, और आपको लगे कि अच्छा ये गांधी वाला क्वेश्चन है, तो आप उसको ये आईपीटी के नज़रिए से मत देखना हमेशा। अगर कभी ऑप्शन में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ भी है और वो गांधी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, तो आप एक बार को ज़रूर सोचना कि हो सकता है कि ये स्टेटमेंट रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने दी हो, क्योंकि उन्होंने गांधी के ऊपर बहुत बहुत काम किया था जब वो इंडिया आए थे। तो उन्होंने 2-3 बार, मतलब ऑलमोस्ट अपने 20 से 25 साल गांधी के ऊपर स्टडी करने में भी निकाले थे। और एसेज ऑन राजपूताना, राजपूताना वही जो मैंने अभी आपको बताया अमर सिंह वाला है, तो राजपूताना आपको याद रखना है उस चीज़ से। द ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ करिश्मा, ये गांधी की इनकी बुक थी, गांधी द ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ करिश्मा। इसमें आपको फंसा के दे सकता है कि अच्छा ये गांधी के ऊपर ये बुक किसने लिखी थी, जेपी नारायण ने, नेहरू ने, या रुडोल्फ ने। तो ये आप याद रखना कि ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ करिश्मा, गांधी, और इवन पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज, गांधी इन द वर्ल्ड एंड एट होम, ये भी रुडोल्फ की है। देन इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब ये जो फर्स्ट बुक है और ये वाली जो परसुएट ऑफ लक्ष्मी और मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, हमेशा बहुत बारी पीवाईक्यूज में आई है, ठीक है, रिपीटेड बुक्स है ये, इसलिए मैंने इन दोनों को अंडरलाइन किया है। उसके अलावा एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी या 50 ईयर परस्पेक्टिव, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये अभी हमें 2022 या फिर आई गेस 2023 के पेपर में देखने को मिली थी। और वो क्वेश्चन भी काफ़ी टफ था, 50 ईयर परस्पेक्टिव से था, और उसमें पूछा था कि 50 ईयर्स कहाँ से कहाँ तक है, मतलब डेट पूछ ली थी। तो 1956 से लेकर 2006 तक जो पीरियड था 50 साल का, वो इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस पीरियड में, इन 50 सालों में इंडियन डेमोक्रेसी कैसी रही। तो ये याद रखना कि आप 50 ईयर परस्पेक्टिव जहाँ पे आ जाए तो वो किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की बात कर रहे हैं। प्लस ये डेट भी याद रख लो, 56 से 6 तक, 56 इंच का सीना होता है ना, तो रुडोल्फ का 56 इंच का सीना था, 56 से लेकर 6 तक, ये 2006, ठीक है। 56 याद रहेगा तो प्लस उसमें 50 कर दो तो आपको पता चल जाएगा 2006 तक ही होगा, ठीक है। और तो ये हो गई इसकी सारी बुक्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसकी फोटो भी यहाँ पे लगा दी है। एक्सप्लेनिंग द इंडियन डेमोक्रेसी, द रिलीम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देन इन्होंने और भी लिखा था, एडिट कुछ कंट्रीब्यूशन अपना इन्होंने एडिट एज ए एडिटर या को एडिटर भी दिया था। तो वो कौन सी बुक्स थी, मतलब ये इनके मेन ऑथर नहीं थे इन तीनों बुक्स के, पर इन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे कि कल्चरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें एडिटर या को एडिटर थे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। देन आइडिया ऑफ राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा दी है। आइडिया ऑफ राजस्थान, इसका पूरा नाम है द आइडिया ऑफ राजस्थान, एक्सप्लोरेशन इन रीजनल आइडेंटिटी। अगर नहीं दिख रहा तो जूम कर लो, एक्सप्लोरेशन इन रीजनल आइडेंटिटी, आइडिया ऑफ राजस्थान। अब आपको कैसे याद रहेगा कि राजस्थान वाली मैंने आपको बता दिया था कि ये 2 लोग ऐसे थे जो जयपुर और राजस्थान की जिन्होंने केस स्टडी की थी। तो राजस्थान जहाँ पे वर्ड आ रहा है, या जयपुर या कुछ भी, या राजपूत से रिलेटेड, अमर सिंह से रिलेटेड, तो उन सबको आपको
रुडोल्फ से कनेक्ट करना है। इवन गांधी, पोस्ट मॉडर्न गांधी, और दूसरा एक और जो बुक थी गांधी से रिलेटेड जो मैंने आपको एक और पीछे बताई, वो भी आपको याद रखनी है, जो करिश्मा था जिसके लास्ट में आई फॉरगॉट जस्ट नाउ। देन द एक्सपीरियंसिंग द स्टेट, ठीक है, द स्टेट का एक्सपीरियंस कैसे लिया उन्होंने, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने, वो भी एक बुक है, एक्सपीरियंसिंग द स्टेट। अच्छा, उसके अलावा लॉयड एंड सुजेन रुडोल्फ, अ ट्रिब्यूट, ये भी एक बुक है। ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के ऊपर किसने लिखी है, आशुतोष वार्ष्णेय ने लिखी है। तो ये मैंने आपको बोनस फैक्ट बता दिया। आई डोंट थिंक ये आ सकता है, पर फिर मुझे लगा कि आजकल जैसे जो एनटीए है वो ज़्यादातर बहुत अननोन बुक्स पूछ रहा है, ठीक है, कि जिसके नाम किसी ने सुने भी ना हो, तो मैंने कोशिश किया कि मैं डाल देती हूँ कि हो सकता है कभी पूछ ले, तभी मैंने ये 3 बुक्स भी डाल दी कि कल्चरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, आइडिया ऑफ राजस्थान एंड एक्सपीरियंसिंग द स्टेट, प्लस रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के ऊपर किसने काम किया है, अगर ऐसी कोई बुक आ जाए तो वो आशुतोष वार्ष्णेय ने रुडोल्फ एंड रुडोल्फ को एक ट्रिब्यूट के तौर पे ये एक बुक उनके ऊपर लिखी थी। देन नेक्स्ट, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। तो रुडोल्फ जो थे, रुडोल्फ यहाँ पे मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक है, हो सकता है ग्रामेटिकली गलत हो। तो रुडोल्फ जो थे वो एक्टिव थे प्रेस्टोरिका मूवमेंट में ऑफ 2000 में पेरिस्टोरिका मूवमेंट चल रहा था यूएसएसआर में, ठीक है, तो वहाँ पे ये पेरिस्टोरिका मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया था इन पॉलिटिकल साइंस। इट वॉज मूवमेंट दैट चैलेंज द आइडिया दैट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड यूनिवर्सैलिटी। और जो पेरिस्टोरिका मूवमेंट था वो 2 चीज़ों को चैलेंज करता था, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और यूनिवर्सैलिटी को चैलेंज करता था, और इसी मूवमेंट में रुडोल्फ ने पार्ट लिया था, दोनों ने। Then they rebelled against the increasing hold of quantitative and mathematical methodology in political science. प्लस जो political science जो था बहुत ज़्यादा quantitative हो गया था, बल्कि political science में qualitative चीज़ें होनी चाहिए, right? qualitative methodology का यूज़ होना चाहिए political science में। लेकिन क्या हो रहा था उस टाइम पे, political science में जो quantitative और mathematical methodology ज़्यादा यूज़ होने लग गई थी, तो उसके अगेंस्ट थे ये कि एक सोशल साइंस वाले फील्ड में आप इतने ज़्यादा मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव क्यों हो रहे हो, आपको एक बैलेंस आउट अप्रोच लेकर चलना चाहिए। तो इसके वो अगेंस्ट थे, ये भी याद रखना। अच्छा, अभी मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन 1967 में आई थी, क्योंकि इनकी फेमस बुक है तो इसका ईयर पूछ सकता है। तो 1967, 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 आता है, 6 और 7 एक साथ ही आते हैं वैसे काउंटिंग में, तो 6-7 में इन्होंने मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन लिखा। They challenge the common assumption among the Western scholars about the modernization and traditional values. अब ये बता रखा है कि इस बुक में उन्होंने किस चीज़ को चैलेंज किया, जो ये बुक लिखी थी इन्होंने, वो किसके ऊपर थी, किसका मतलब इसका टॉपिक क्या था, बेसिस क्या था। तो इस बुक में उन्होंने वो बोलते थे कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनका एक अजम्पशन है कि जो मॉडर्नाइजेशन के बारे में और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में इंडिया की, ठीक है, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स आते थे वो इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यू को कुछ ना कुछ गलत बता के चले जाते थे, या वो बोलते थे इंडिया तो कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं सकता। तो इन सब पर्सपेक्टिव को वो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ खुद बाहर के हैं, लंदन से आए हैं, ठीक है, खुद वेस्टर्नाइजेशन से आए हैं, खुद एक ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो फिर भी वेस्टर्न वर्ल्ड के होके भी उन्होंने इंडिया को समझा, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि बाहर का बंदा आके अपनी जगह को ना देखकर अपने बंदों को क्रिटिसाइज कर रहा है और इंडिया की तारीफ कर रहा है। तो इसी की वजह से उनको मतलब इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन था तो कि उनको पद्म भूषण भी मिला था। तो मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को उन्होंने, जो इसके ऊपर जो लोग बात करते थे वेस्टर्न स्कॉलर्स, इंडिया के खिलाफ जो एक धारणा बना रखी थी मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर, उस चीज़ को इन्होंने चैलेंज किया। They show that how in India traditional structures and norms have been transformed. तो कि कैसे इंडिया में जो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स और नॉर्म्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एंड हेल्प टू मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी। और ये जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स और नॉर्म्स है वो कैसे इंडिया को मॉडर्निटी में हेल्प कर रहे हैं, मॉडर्नाइज बनाने में हेल्प कर रहे हैं। दे रिजेक्टेड द एस्टैब्लिश वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो उन्होंने जो पहले से वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट मेंशन थी, क्योंकि इंडिया को लोग जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनके खिलाफ एक ऑलरेडी एक थ्योरी बना चुके थे सब अपने 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 माइंड में। तो उन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो कि वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, उसको वो चैलेंज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न वाले तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, ठीक है, और उन्होंने कभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को सोचा ही नहीं। देयरफॉर रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो थे बहुत मतलब
इम्पार्शल होके उन्होंने सारी चीज़ें देखी। उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी सोचा और सजेस्ट किया द ऑल्टरनेटिव वेज टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड चेंज इन इंडिया। और उन्होंने बोला कि अगर आपको इंडिया को समझना है तो आपको सिर्फ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से नहीं समझना, और भी तरीके हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने के और इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं उसको समझने के। ठीक है, तो ये था सारा मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में उन्होंने क्या क्या बात की। अब यहाँ से हो सकता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, पर जो PYQ है वो एक ही आ सकता है कि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, प्लस ये आ सकता है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्नाइजेशन थे वो वेस्टर्न स्कॉलर्स का जो मत था उसके खिलाफ उसको चैलेंज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो भी हम पिछली स्लाइड में बोल रहे थे ना ट्रेडिशनल वैल्यूज़। तो कौन सी 3 ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो कि रुडोल्फ ने दी थी और बोला था कि इन 3 ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की वजह से मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी बनी थी, मतलब इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आया था इनकी वजह से। अब यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न कपड़े पहनना या वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्नाइज होने का मतलब है मास पार्टिसिपेशन का होना, या मास पार्टिसिपेशन बोल लो या फिर मास मोबिलाइजेशन। तो जब इंडियन सोसाइटी में जब लोगों ने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, नॉट ओनली पॉलिटिक्स, इन एवरी फील्ड, एंड मोबिलाइजेशन आया इंडिया में, तो उसको उन्होंने बोला कि इंडिया जो था मॉडर्नाइज हो गया था। अब 3 कौन सी वैल्यूज़ थी जिसने इंडिया को मॉडर्नाइज किया। पहली थी कास्ट। कास्ट में वो एग्जाम्पल देते हैं जैसे संस्कृताइजेशन का। कास्ट में वो किसका एग्जाम्पल देते हैं, रुडोल्फ। कास्ट को उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि संस्कृताइजेशन आया था जब टेम्पल एंट्री था। वो टेम्पल एंट्री की शुरुआत हुई थी कि पहले दलित्स को टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया जाता था। फिर जो बहुत मतलब ऐसी ऑक्यूपेशंस होती थी अनटचेबल्स की, नालियाँ साफ कराना एंड पूफ्स वगैरह उठवाना, तो ये सब ठीक है। तो ये ऐसे रोल्स की बात उन्होंने कास्ट की वैल्यूज़ को समझाते टाइम की। तो उन्होंने बोला कि इसकी वजह से जो कास्ट था एज अ इंटरेस्ट ग्रुप इमर्ज हुआ, और उसको मतलब कास्ट एज अ क्या हुआ, इंटरेस्ट ग्रुप इमर्ज हुआ एंड उसको एक्सेस मिला पॉलिटिक्स में। तो ये कास्ट ट्रेडिशनल वैल्यू है। देन मैंने आपको बताया वो महात्मा गांधी को बहुत अडॉर करते थे, तो वो बोलते थे जिस देश में महात्मा गांधी जैसे लीडर हो, उनकी इतनी करिस्मेटिक पर्सनालिटी हो, वो वैल्यूज़, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अगर ऐसा बंदा लेकर आता है तो इंडिया तो मॉडर्नाइज होगा ही, क्योंकि महात्मा गांधी की वजह से मोबिलाइजेशन हुआ था, सबको पता है। और गांधी जी ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ किया। तो इस स्टेप में जब वो ट्रेडिशनल वैल्यूज सेकंड समझा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ किया। उसके अलावा इंडियन सिम्बल्स और इंडियन स्टाइल्स जो कि पॉलिटिक्स में लेकर आए वो। देन बात करते हैं लीगल कल्चर। यहाँ पे लीगल कल्चर यानी कि कस्टमरी लॉज की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो कस्टमरी लॉज थे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स, वो ज़्यादा प्रिवलेंट थे उस टाइम पे। ठीक है, ब्राह्मणिकल लॉ हुआ करते थे, ब्राह्मणिकल लॉ भी हुआ करते थे, पर वो ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशनल लॉ थे वो इतने प्रिवलेंट नहीं रहे एक टाइम के बाद। जब कस्टमरी लॉज आए, लीगल कल्चर्स आए, तब क्या हुआ, ये इसने हेल्प की इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए। और इसी में वो नेशनल लॉ कोड और धर्मशास्त्र का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल तो सिर्फ समझाने के लिए थे, बाकी ये 3 चीज़ें आप याद रखना। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ, प्रोटेस्ट कब होता है, तो प्रोटेस्ट से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला था, प्रोटेस्ट से रिलेटेड उन्होंने बोला था कि हमेशा एक इंटरवेनिंग एजेंसी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इंटरवेनिंग एजेंसी या तो कोई आउटसाइड पार्टी हो सकती है या कोई प्रेशर ग्रुप हो सकता है जो कि किसी मुद्दे को लेकर लड़ता है और उसकी वजह से प्रोटेस्ट होता है। इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई गरीबी है, ठीक है, किसी के पास लैंड नहीं है, जो कि स्टेटस लोगों का डिक्लाइन हो रहा है, वो दिन बर दिन इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से प्रोटेस्ट होना और उसकी वजह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है इंडिया में? वो कहते हैं नहीं, इन मुद्दों की वजह से होता है प्रोटेस्ट, पर इन मुद्दों को जब तक कोई इंटरवेनिंग एजेंसी ना आए, ठीक है, तब तक प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो इन मुद्दों को, इन इश्यूज़ को डील करने के लिए हमें एक इंटरवेनिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्रोटेस्ट करती है। क्या आपको लगता है कि जो लोग गरीब होंगे, जिनके पास लैंड नहीं होगा, उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो प्रोटेस्ट करें? एक तो पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हैं और वो प्रोटेस्ट करें और अपना काम धंधा जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। उनको किसी के आउटसाइड सपोर्ट की, प्रेशर ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक लॉजिकल बात है जो कि रुडोल्फ ने नोटिस की थी जब वो इंडिया आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एज अ वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट। ये भी बहुत बारी PYQ में पूछा हुआ है कि वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट का जो
पॉइंट है वो कौन से थिंकर बोलते हैं। तो वीक इंडिया को उन्होंने वीक स्टेट भी बोला था और इंडिया को उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेट भी बोला था। तो उन्होंने एक ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करी थी कि इंडिया वीक स्टेट क्यों है और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों है, मतलब एक तरीके से वो प्रॉज एंड कॉन्स बता रहे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों है अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। वो बोलते थे कि हम इंडिया जो था ना उसने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स थे, लार्ज बेसिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है। दूसरा, इट्स सेंट्रलिज्म हैज़ मिनिमाइज पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, प्लस हमने क्या सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट किया था, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से हमने पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से मिनिमाइज कर पाए। उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बिल्कुल हुए ही नहीं, उन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए लेकिन इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट था कि वो कम से कम पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो उसको वो मैनेज कर पाया। तीसरा, द स्टील फ्रेम ऑफ अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। अभी देखो ये थोड़ा ये बोल रहे हैं, स्टील फ्रेम से कंपेयर कर रहे हैं हमारे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी को, जो कि एक अच्छी बात है कि जो हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी इतनी प्रोफेशनल थी, एक स्टील की तरह, एक स्टील फ्रेम जितना वो होता है स्ट्रांग होता है वैसे ही हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, जिसकी वजह से जो हमारा स्टेट का अपार्चे यानी कि स्टेट का सिस्टम, स्टेट का स्ट्रक्चर वो इलेबोरेट हो पाया और एक्सपेंड हो पाया, इसलिए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है। तो 3 चीज़ें हमें पता लग गई कि वो स्ट्रॉन्ग स्टेट है, एक तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से, दूसरा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हमने बहुत कम होने दिए, और तीसरा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मैनेज किया, ठीक है। एक मतलब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे क्रिएट किए, उसलिए भी ये स्ट्रॉन्ग स्टेट है। नेक्स्ट है इंडिया एज अ वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट, ये वही हेडिंग लिखी हुई है। तो इसमें उन्होंने अब स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलिस्ट करेक्टर जो था इंडियन स्टेट का उसको वो थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। तो ये जो स्लाइड है आप स्किप मत करना, क्योंकि आपकी इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी प्लस एजेशन रीजनिंग क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा वन लाइनर ही पढ़ के जाने हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आप हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में फंस जाते हो कि पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर आपने पढ़ा हुआ नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलिस्ट करेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट रेज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। तो अब वो कुछ फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टेट बना कैसे, क्या क्या फैक्टर्स थे। पहला, द लिगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट हेल्प्स टू क्रिएट द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो पहला फैक्टर था कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था। और क्योंकि कांग्रेस जो थी वो एक ऑलरेडी नेशनल मूवमेंट, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो 1947 से पहले एक कांग्रेस अपने साथ एक लिगेसी लेकर आ रही थी उस नेशनल मूवमेंट की, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में उन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले किया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलिस्ट कैरेक्टर है इंडियन स्टेट का, जिसकी वजह से, या फिर आप बोल सकते हो जिसकी वजह से इंडियन स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलिस्ट कैरेक्टर मिला, वो था डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टेट बना वो था कैपिटल एंड लेबर क्लासेस कंस्टिट्यूट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड दीज क्लासेस आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो जो कैपिटल क्लास थी या लेबर क्लास थी वो इतना बड़ा इंडिया है, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ये 2 क्लासेस बिलोंग करता था। और ये जो पार्ट था वो उतना ही, चाहे छोटे वर्ग थे, मतलब स्मॉल पार्ट था इकोनॉमी का, पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी था। और उसको कौन कंट्रोल करता था, उसको स्टेट कंट्रोल करता था। क्योंकि ये पार्ट स्टेट के कंट्रोल में था, इसलिए इंडिया को हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल करेक्टर था उसका। तीसरा, द कॉन्शियसनेस एंड द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिया इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्युनिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। अब ये याद रखना, इंडिया का जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन था वो क्लास के बेसिस पे नहीं था, वो कम्युनिटी के बेसिस पे था। और वहाँ के लोगों में जो कॉन्शियसनेस थी वो कम्युनिटी को लेकर थी या कास्ट को लेकर थी, नॉट क्लास। तो कास्ट अलग होता है, क्लासेस होती है हमारी इकोनॉमिकल क्राइटेरिया, कास्ट होता है आपको पता है ब्राह्मण वैश्य ये सब। तो कास्ट के बेसिस पे हम क्योंकि मोबिलाइज हुए, इसकी वजह से भी इंडिया को स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल करेक्टर मिला। फोर्थ, दे इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ स्टेट एज अ पावरफुल थर्ड एक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट में कर देती हूँ। ये थर्ड एक्टर को, स्टेट को थर्ड एक्टर किसने बोला है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने बोला है कि स्टेट एक पावरफुल थर्ड एक्टर की तरह था दैट वीकन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द टू क्लासिक प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द क्लास पॉलिटिक्स। यानी कि थर्ड एक्टर क्यों बोला है, तो पहले 2 एक्टर कौन है, तो पहले 2 एक्टर है हमारे कैपिटल क्लास और लेबर क्लास। तो कैपिटल क्लास, लेबर क्लास और स्टेट, इन तीनों में से सबसे पावरफुल एक्टर कौन था, हमारा तीसरा एक्टर यानी कि स्टेट। स्टेट एक पावरफुल एक्टर था और उसने, क्योंकि स्टेट पावरफुल था इसलिए उसने पहले 2 फैक्टर्स को या पहले 2 एक्टर्स को, हम कैपिटल क्लास और लेबर क्लास वाले एक्टर्स को वीकन कर दिया और खुद वो स्ट्रांग बन गया। तो ये था इंडिया एज
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट कि इंडिया वीक स्टेट कैसे है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया वीक स्टेट इसलिए क्योंकि जो रूरल एरियाज थे उसको वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाया इतने अच्छे से, वहाँ पे इतने अच्छे से मोबिलाइजेशन नहीं आ पाया जितने अच्छे से वहाँ उन्होंने अर्बन एरियाज़ में काम किया। तो रूरल एरिया जो था वो पिछड़ा हुआ रह गया, तो इसलिए एक इंडिया वीक स्टेट है। दूसरा, राइजिंग लेवल्स ऑफ मोबिलाइजेशन एंड इन्फ्रिंज, कि मोबिलाइजेशन जो था एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा होने लगा, इसलिए इंडिया जो है एक वीक स्टेट है। तीसरा, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड द कांग्रेस ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रीन। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो स्टेट यानी कि हमारे इंडिया का और कांग्रेस का दोनों का ही क्या हो गया, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया। मतलब कांग्रेस भी स्प्लिट हो गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है, कांग्रेस ओ वाला आपने सीन सुना होगा। तो लोग जो थे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाले जो थे अलग अलग छोड़ के जाने लग गए थे, और स्टेट में भी विभाजन होने लग गया था, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे। तो ये इसलिए इंडिया को इन सब चीज़ों ने वीक स्टेट बना दिया। चौथा, कुछ अनऑफिशियल सिविल वॉर्स भी हुए, ठीक है। हम सिविल वॉर यहाँ पे इसलिए आपको ये वर्ड भी पता होना चाहिए, अनऑफिशियल। ऐसा नहीं है सिविल वॉर हुआ, अनऑफिशियल सिविल वॉर मतलब जहाँ पे कास्ट और क्लास के बीच में इतनी लड़ाइयाँ होने लग गई थी, ठीक है। तो कास्ट और क्लास, कास्ट वर्सेस क्लासेस की लड़ाइयाँ होने लग गई थी। वो क्लासेस में जैसे मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, तो ये मिडिल क्लास में, अच्छा रिच क्लास जो होंगे वो रिच क्लास कोई भी हो सकता है वो ब्राह्मण भी रिच हो सकता है। अब पैसा तो कोई भी कमा सकता है, इंसान तो सारे हैं। जब और मान लो अनटचेबल्स थे या एससी थे, ठीक है, तो वो रिच हो गए, तो अब उनकी क्लास चेंज होनी चाहिए ना, कि वो अब है तो अनटचेबल, कास्ट उनकी वही है, लेकिन क्लास में चेंज आ गया उनके, वो रिच हो गए। तो उस यही जो थे आपको क्लैशेस देखने को मिल रहे थे कास्ट और क्लास के बीच में, जिसकी वजह से उसको वो अनऑफिशियल सिविल वॉर का नाम देते हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ इस क्लैशेस को अनऑफिशियल सिविल वॉर का नाम देते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिलीजन फंडामेंटलिज्म। रिलीजन फंडामेंटलिज्म की वजह से क्या हुआ, क्लीवेजेस क्रिएट हो गए, क्लीवेजेस यानी कि तकरार क्रिएट हो गई, टू डिफ़िकल्ट टू बी हैंडल बाय द स्टेट। तो रिलीजन फंडामेंटलिज्म की वजह से भी जो स्टेट इतने ज़्यादा क्राइसिस होने लगे कि स्टेट उसको हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए इंडिया एक वीक स्टेट है। देन डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब इंदिरा गांधी के बाद क्या हुआ, कांग्रेस का डोमिनेंस डिक्लाइन होने लगा। पहले तो हर बार कांग्रेस ही जीतती थी, अब बाकी पार्टीज भी मर्ज होने लगी, तो कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइन होने लगा और वोटर्स की जो वॉलेटिलिटी थी वो बढ़ने लगी, इसलिए वो बोलते हैं इंडिया जो है एक वीक स्टेट बना उस टाइम पे। वॉलीटैलिटी का यहाँ पे मतलब है वायलेंस से रिलेटेड, कि जो वोटर्स थे वो ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे थे, ठीक है। वो मतलब इस नॉर्मल कंडीशंस नहीं थी वोटिंग सिस्टम की। इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत दंगा फसाद होने लग गया था, करप्शन होने लग गया था, माल प्रैक्टिसेस होने लग गई थी, ठीक है, जैसे पोलिंग बूथ पे होता ही है। सो वो सब चीज़ें होने लगी, इसलिए इंडिया को उन्होंने वीक स्टेट बोला था। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो और इससे पहले आप याद रखना कि जो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन बुक थी उसमें कभी आपको ये पूछ सकता है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं या इंडिया को मॉडर्नाइज करने की बात है, जो हमने 3 ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पढ़ी ना अभी पीछे, कास्ट और फिर उसके बाद कैरिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, देन हमने पढ़ा लीगल कल्चर। तो ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात उन्होंने कहा की थी मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में की थी। वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि परसुएट ऑफ लक्ष्मी में उन्होंने ये 4 मेजर थीम लिख के दे देगा, और ये कौन सी बुक में उन्होंने लिखी ये भी पूछ सकता है। तो उन्होंने ये जो मेन थीम्स है ये क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट अंडर 4 मेन थीम्स। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने इन 4 थीम के अंडर ये फैक्टर्स बताए कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, ठीक है, क्या क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इवॉल्व हुए, उसको उन्होंने 4 थीम्स के अंडर समराइज किया। पहली थीम उन्होंने दी परसुएट ऑफ लक्ष्मी में, अच्छा इसका पूरा नाम भी याद रखना है, परसुएट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, यहाँ लिखा है परसुएट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, ये पूरी फुल फॉर्म याद रखना। सो परसुएट ऑफ लक्ष्मी में उन्होंने बोला द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो ये पहला थीम था उनका, द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो सबसे पहले। देन सेकंड वो बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इलेक्टोरल सपोर्ट टू द कांग्रेस। देन बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का रिलेशन। देन बात करते हैं रोल ऑफ सिलेक्टेड डिमांड ग्रुप्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स,
कि इंडियन पॉलिटिक्स में डिमांड ग्रुप्स का क्या रोल है वो। अभी जब हम कमांड डिमांड पॉलिटी पढ़ेंगे तब हम उसमें डिमांड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेंगे। पर ये थीम्स आप याद रख सकते हो स्टेट का, देन फंक्शन, पहले हम स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के बाद वहाँ पे इकोनॉमिक्स, फंक्शन कर रहा है तो कुछ ना कुछ पैसों के लिए कर रहा होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगा, एंड लास्ट में कोई ना कोई डिमांड रखी जाएगी, डिमांड ग्रुप्स होंगे, उसका रोल। तो ये 4 इन्होंने बताए थे। और चेंजिंग पैटर्न ऑफ इलेक्टोरल सपोर्ट भी, ये भी याद रखना। चलो, तो इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, उन्होंने एग्रीगेरियन क्लास को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इस वाले 3rd पॉइंट से। तो 4 क्लासेस कौन सी थी? जिन पहली थी एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में 4 सब क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। एक एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, एक स्मॉल होल्डर्स होते हैं, एक बुलॉक कैपिटलिस्ट होते हैं, और चौथा लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं। मतलब ऐसे मान के चलो, स्मॉल लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स, ये दोनों एक साथ याद हो गए। देन अब एग्रीकल्चर है तो लेबर भी लगेगी, तो लेबरर्स, प्लस जो एक यूनिक पॉइंट है वो थे बुलॉक कैपिटलिस्ट। तो कौन थे? बुलॉक कैपिटलिस्ट भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बुलॉक कैपिटलिस्ट की, कि बुलॉक कैपिटलिस्ट कौन थे इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने आपको इसके लिए अलग से समझा रही हूँ। बाकी 3 चीज़ें आपको पता होंगी। बुलॉक कैपिटलिस्ट जो थे एक न्यू इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल क्लास थी, जो कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का ही ये इन्वेंट किया हुआ टर्म है। बुलॉक कैपिटलिस्ट रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का ही दिया गया टर्म है कैपिटलिस्ट के लिए, जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसी ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल क्लास थी और इकोनॉमिकली, मतलब इनको कैपिटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, ठीक है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, 2.5 से लेकर 14.9 एकर्स तक की ज़मीन होती थी इनके पास, तो इसलिए उनको वो कैपिटलिस्ट बोलते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर में काम करते थे लेकिन बहुत अमीर थे। और ये जो नई क्लास इमर्ज हुई थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इमर्ज हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ये क्लास इमर्ज होती है। Yet, bullock cultivators were more numerous and controlled more land than other categories. ठीक है, तो ये नंबर में भी ज़्यादा थे बुलॉक कैपिटलिस्ट, और इनके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो मैंने आपको बताया। और ये कौन हुआ करते थे बुलॉक कैपिटलिस्ट? उन्होंने किसको बोला? मिडल पीजेंट्स को और सेल्फ कल्टिवेटर्स को, जो कि इंडिपेंडेंट थे और प्रॉस्परस लाइफ जी रहे थे, मतलब अच्छी लाइफ जी रहे थे और इंडिपेंडेंट थे। देन दिस क्लास वॉज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल क्लास, और ये पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता था। इकोनॉमिकली तो अच्छे थे ही, इंडिया में इनका पॉलिटिकली लेवल पे भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। सो रुडोल्फ इनको इंडियन सिस्टम को एज अ बुलॉक कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुडोल्फ हमारे इंडियन सिस्टम को बुलॉक कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो ये याद रखना, बस इतना याद रखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आए थे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, और ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल थे। पढ़ते हैं एक नया टॉपिक रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का, जिसमें वो बोलते हैं देयर इज़ अ टसल बिटवीन कमांड एंड डिमांड पॉलिटी, कि कमांड और डिमांड पॉलिटी में हमेशा एक टसल चलती रहती है। कैसे? कमांड पॉलिटी क्या होती है? जिसमें स्टेट जो है हेजेमोनिक रोल प्ले करता है, मतलब कि स्टेट का डोमिनेंस होता है किसके ऊपर? सोसाइटी की डिमांड्स के ऊपर, और इस स्टेट को हम मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक स्टेट भी बोलते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो डिमांड पॉलिटी है, उसमें क्या होता है? उसमें जो है हम, यानी कि पब्लिक डोमिनेट करती है किसको? स्टेट को, क्योंकि हम, डिमांड का काम किसका होता है? डिमांड कौन करता है? स्टेट से पब्लिक करते हैं, यानी कि हम करते हैं। तो डिमांड पॉलिटी में हम आएंगे और हम स्टेट को डोमिनेट करेंगे, ठीक है। और कैसे डोमिनेट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल प्रेशर। तब ये लाइन जो है रुडोल्फ ने बोली है कि ये जो प्री इलेक्शंस का टाइम होता है ना, वो हमारा टाइम होता है, मतलब वो डिमांड पॉलिटी का टाइम होता है, कि जहाँ पे स्टेट, मतलब जहाँ पे पब्लिक को पूरा पूरा हक होता है कि वो कोई भी डिमांड करेगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो जो स्टेट है वो उस डिमांड को पूरा करेगा जीतने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए। और कमांड पॉलिटी का जो टाइम होता है, जिसमें स्टेट का दबदबा होता है, स्टेट डोमिनेट करता है और सोसाइटी की डिमांड को इतना नहीं माना जाता, वो होता है पोस्ट इलेक्शन वाला एरा, कि इलेक्शन हो गए, चलो पार्टी जीत गई, अब चलो 4-5 साल बाद देखेंगे जब दोबारा इलेक्शंस होने होंगे, तब तक हम डिमांड को साइड में रख देते हैं। तो जो वो बोलते हैं कि जो कमांड पॉलिटी वाला एरिया है, उसमें जो स्टेट है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता। कमांड पॉलिटी में स्टेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम करता है, पर सोसाइटी की हर डिमांड को नहीं मानता। और डिमांड पॉलिटी में स्टेट जो है
फिर भी काम करता है, स्टेट डिमांड पॉलिटी के टाइम पे भी काम करता है, पर जो उस टाइम है वो गवर्नमेंट उसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देती है, जैसे रोड बना दिए, सीवर लाइन लगवा दी, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देके उनको खुश करती है, और वोटिंग का मतलब एक ही तरीका होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये रुडोल्फ ने बोला था, ठीक है। एंड कमांड एंड टसल बिटवीन होता है कमांड एंड डिमांड पॉलिटी। तो ये लाइन भी आप याद रखना, बहुत बारी PYQ आ चुका है कि कमांड डिमांड पॉलिटी कौन किस इसकी बात कौन करता है। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ थे ना, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, तो हस्बैंड वाइफ में क्या ऐसा रिलेशन होता है, जो वाइफ होती है वो हमेशा डिमांड करती है हस्बैंड से, और हस्बैंड क्या करता है, उससे ज़्यादातर जो डोमिनेटिंग हस्बैंड होते हैं वो कमांड देते हैं अपनी वाइफ को कि ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। अब हमने पिछले जब थीम पढ़ रहे थे तो एक थीम थी डिमांड ग्रुप। तो डिमांड ग्रुप उन्होंने क्या बोला, डिमांड ग्रुप एक ऐसे सिटीजन्स होते हैं जो स्टेट पे और सरकार पे प्रेशर डालते हैं फ्रॉम एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन। एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो टेम्परेरी पर्पस के लिए बनाई जाती है, किस और एक पर्पस उनका फुलफिल हो गया, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो पर्पस फुलफिल हो गया, देन वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे फोकस करते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो डिमांड ग्रुप्स है ना, वो ऑर्गेनाइज एसोसिएशन से डिफरेंट है, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज हो गई, इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप, ये सारे कौन कौन है, ये प्रेशर डालते हैं ना सारे जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर, अपोजिशन पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन या ट्रेड यूनियंस, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है, ये भी प्रेशर क्रिएट करती हैं। पर जो डिमांड ग्रुप है वो इनसे अलग होता है। डिमांड ग्रुप जो होता है वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, इकोनॉमी का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इनका काम फिर भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग, जैसे कि जो ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए, या जो स्ट्रीट में जाके परेड करते हैं, मतलब गली गली जाके परेड करते हैं, नारे लगाते हैं, पार्क्स में जाके नारे लगाते हैं, दंगे भड़काते हैं, वो सारे लोग, वो डिमांड ग्रुप्स का पार्ट है, रेदर देन बाय एम्प्लॉइंग एक्सपर्ट नॉलेज। और इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होती, ये किसी एक एक्सपर्ट को लेकर अपना लीडर नहीं बनाते कि एक एक्सपर्ट नॉलेज है तो इस पर्सन को अब लीडर बनाते हैं और इसके एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू काम करेंगे, नहीं, ये जैसा इनका मन होता है ये वैसे काम करते हैं, वैसे अपनी डिमांड रखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे जो कि रुडोल्फ ने दिया था वो था फेडरल मार्केट इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ न्यू इमेजिन कम्युनिटी। और इन्होंने फेडरल मार्केट इकोनॉमी को अ न्यू इमेजिन कम्युनिटी बोला। तो जैसे मान लो रुडोल्फ हस्बैंड वाइफ थे तो उनको FM सुनना पसंद था, FM यानी कि फेडरल मार्केट, एंड न्यू इमेजिन कम्युनिटी, इसको उन्होंने न्यू इमेजिन कम्युनिटी बोला, मतलब उनकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है, एंड इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि वो मतलब जो नई नई शादी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं कि हम ऐसा करेंगे यहाँ घूमने जाएंगे, तो ये न्यू इमेजिन कम्युनिटी था और उनकी नई नई शादी हुई थी इसलिए न्यू इमेजिन कम्युनिटी, ऐसा याद रख लो। हस्बैंड एंड वाइफ थे ये दोनों, ठीक है ना, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। अब आपको ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ कर सकता है, ये बोल देगा न्यू इमेजिन कम्युनिटी किसका है और आप फंस जाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा मेरे से या आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप बेनेडिक्ट एंडरसन टिक कर दोगे या फिर आप पार्था चैटर्जी को टिक कर दोगे, यही करोगे, क्योंकि बेनेडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट है इमेजिन कम्युनिटी का और पार्था चैटर्जी उसी के रिस्पॉन्स में लिखते हैं हुज इमेजिन कम्युनिटी, हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी। लेकिन न्यू इमेजिन कम्युनिटी जहाँ जाए तो न्यू से याद रखना कि नए नए हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी, कौन थे हस्बैंड वाइफ, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। चलो, अब ये फेडरल मार्केट इकोनॉमी को हाइब्रिड कॉन्सेप्ट बोलते हैं और बहुत एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कैसे, वो बोलते हैं कि जब 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जैसे LPG आया था 1991 में, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और जब लाइसेंस पे जो रिस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंस राज था या परमिट राज जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म हो गया था और लाइसेंस लेना अब ईजी हो गया था। कुछ इंडस्ट्रीज़ पे जो कि हार्मफुल चीज़ें प्रोड्यूस करती है उन पे स्ट्रिक्ट लॉज थे लाइसेंस के, बट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे लाइसेंस से, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। क्योंकि पहले लाइसेंस लेना इतना मुश्किल होता था कि कोई नई इंडस्ट्री शुरू करने से पहले 10 बार ही सोचना पड़ता था, क्योंकि प्रोसीजर ही इतना टफ था। तो अब इन्होंने लाइसेंस वाला सिस्टम हटा दिया तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ईजी हो गया, और तो उसको वो ये अच्छी बात बोलते हैं कि 1991 के बाद जो चीज़ें हुई एंटरप्रेन्योर्स की एक वेव आती है। देन दिस मूवमेंट फ्रॉम अ कमांड इकोनॉमी टू अ फेडरल मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, कमांड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा सेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया था ना, कमांड इकोनॉमी में स्टेट पावरफुल होता है और स्टेट जहाँ पे पावरफुल है, स्टेट सेंटर में है और वो पावरफुल है, तो क्या है कमांड इकोनॉमी। फेडरल मार्केट इकोनॉमी का मतलब स्टेट अब सेंटर में नहीं रहा, अब उसकी इतना बोलबाला नहीं रहा, वो इतना सेंट्रलाइजेशन नहीं रहा, फेडरल मार्केट इकोनॉमी आ गई, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। तो ये जो शिफ्ट हुआ ना सेंट्रलाइजेशन का डिसेंट्रलाइजेशन में जो शिफ्ट हुआ, इसी शिफ्ट को उन्होंने बोला कि
अब शुरुआत हो चुकी है फेडरल मार्केट इकोनॉमी की। और इसी शिफ्ट की वजह से पार्टी सिस्टम में चेंजेस आए, आइडियोलॉजीज में चेंजेस आए, लोगों की प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए। ठीक है, तो ये सब वो बताते हैं। दस ऑल द पिलर्स ऑफ द कमांड पॉलिटी, वन पार्टी, सेंट्रल स्टेट एंड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट वर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये जो कमांड पॉलिटी के जितने भी पिलर्स थे, कमांड पॉलिटी के पिलर्स क्या क्या थे? कमांड पॉलिटी का मतलब जहाँ पे एक पार्टी हो, सेंट्रल स्टेट हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, ये होती है। ठीक है, तो इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल स्टेट, ये कुछ फीचर्स थे और ये पिलर्स जो थे कमांड पॉलिटी के अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगे जब से ये फेडरल मार्केट इकोनॉमी आई। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं, कमांड इकोनॉमी, फेडरल मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे उसका मतलब मैंने यहाँ येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो कि कमांड इकोनॉमी क्या होती है। वैसे मैंने आपको समझाई दिया, पढ़ लेना, ये लिखा भी हुआ है। जो प्लान इकोनॉमी के थ्रू होती है, लॉन्ग टर्म विजन होता है। फेडरल मार्केट इकोनॉमी मतलब डिसेंट्रलाइज होती है, ओपन मार्केट होती है। पार्टी सिस्टम के, जो मैंने यहाँ पे पार्टी सिस्टम लिखा है उसका मतलब क्या है, कौन सा पार्टी सिस्टम में चेंज आना, मतलब कि वन पार्टी डोमिनेंस था, अब मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया था। ये चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में चेंज आ गया, यहाँ पर लिखा ना इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में चेंज आने का मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आ चुकी थी, तो ये चेंज आया था। देन एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी 50 ईयर परस्पेक्टिव, ये भी बुक है, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो ये बुक में उन्होंने 50 ईयर परस्पेक्टिव लिखा। 50 ईयर मैंने बताया था 56 इंच का सीना से लेकर 2006 तक, ये थे 56 से लेकर इतने क्राइसिस, मतलब 50 साल का क्राइसिस ये था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रुडोल्फ रुडोल्फ की बुक की मैंने फोटो ला ली हुई है। इस बुक में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुल वर्क फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया बोला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ कि किसने बोला कि इलेक्शन कमीशन इज अ बुल वर्क फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है, ऐसा रुडोल्फ ने बोला था। ये लाइन पढ़ के आपको लगेगा कि यार इंडिया की इतनी तारीफ कर रहा है तो कोई इंडियन थिंकर होगा, पर आप ये याद रखो कि रुडोल्फ ने बाहर से आके भी इंडिया की बहुत तारीफ की थी। जब वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का पूरा रोल बताया था 1990s में, और वो बोलते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन को हमने स्ट्रेंथन किया, उसकी पावर्स को स्ट्रेंथन किया, उसको पावरफुल बनाया इलेक्शन कमीशन को, लेड टू द डिक्लाइन इन द पीपल्स कॉन्फिडेंस इन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्ट्रेंथन हो गई तो लोगों का जो भरोसा था कैबिनेट और पार्लियामेंट में वो कम होने लगा। ये बस इन्होंने इसमें बुक में बताया, और भी चीज़ें बताई है, मेन पॉइंट ये है जो PYQ में अभी तक आए हैं। देन उनके व्यूज़ ऑन गांधी, अब मैंने आपको बोला था ना कि रुडोल्फ गांधी के भी बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने बुक भी लिखी थी पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज, गांधी इन द वर्ल्ड एंड गांधी इन द वर्ल्ड एंड एट होम। ठीक है, तो ये पूरी एक बुक है, पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज, दूसरा गांधी इन वर्ल्ड एंड एट होम। तो ये याद रखना। तो पहले जो 10 साल थे उनकी प्रोफेशनल लाइफ के, उन्होंने गांधी जी को समर्पित कर दिए जब वो इंडिया में आए। कहाँ से कहाँ तक, मिड 1950s से लेकर मिड 1960s तक, पूरा एक डिकेड। ठीक है, और उन्होंने गांधी की पॉलिटिक्स को समझा, उनकी फिलॉसफी को समझा, वो सक्सेसफुल कैसे हुए वो समझा। और जो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन जो टर्म है, उन्होंने इसी टर्म का यूज़ करते हुए गांधी के बारे में लिखा था कि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन का मैं मेन क्रेडिट गांधी को देता हूँ, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जब बता रही थी, तो जो सेकंड ट्रेडिशनल वैल्यू थी उसमें गांधी से रिलेटेड ही उन्होंने बोला था कि गांधी की वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है, गांधी की करिस्मेटिक लीडरशिप, इसने इंडिया को मॉडर्नाइज किया। तो याद रखना कि जो टर्म है मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, वो किसके लिए दिया था उन्होंने, गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में दिया था सबसे ज़्यादा। गांधी डिप्लॉयड इंडियन ट्रेडिशन फॉर मॉडर्न पर्पसेस, ये अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आज से आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, गांधी जी ने इंडियन ट्रेडिशन को मॉडर्न पर्पस के लिए यूज़ किया था कि उनको पता था कि हमारे इंडिया के ट्रेडिशन ही इतना अच्छा है कि हमें बाहर के ट्रेडिशन की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न होने के लिए। ठीक है, मॉडर्न बाय माइंडसेट। ठीक है, नेमली बिल्डिंग अ मास बेस्ड मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब वो देखो गांधी जी की तारीफ कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे इंडियन ट्रेडिशन का यूज़ करके मॉडर्न पर्पस के लिए यूज़ किया। पहला वो बोलते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी शुरुआत, उसका जो बेस था, उसका फाउंडेशन गांधी जी ने बनाया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक मास बेस्ड मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी थी। क्या थी, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी थी। और उन्होंने इंडियंस को भी कन्विंस किया, मनाया, टू पार्टिसिपेट इन अ मास मूवमेंट फॉर सेल्फ रूल फ्रॉम द ब्रिटिश, कि हमें ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, उसके लिए लोगों को कन्विंस करना। ये भी एक क्या दिखाता है कि उन्होंने ट्रेडिशन का यूज़ किया मॉडर्न पर्पस के लिए।
मॉडर्न पर्पस यहाँ पे क्या हो सकता है, डीकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस. रुडोल्फ सेड दैट use of tradition for modern aims was the foundation of Gandhi's politics and power. That's the very very important line which can be asked from you कि who said that use of tradition for modern aims was the foundation of Gandhi's politics and power. ठीक है, कि गांधी जी ने ट्रेडिशंस का यूज किया था मॉडर्न एम्स के लिए. अच्छा, व्यूज ऑन ट्रेडिशन एंड कास्ट. अब ट्रेडिशन एंड कास्ट पे क्या क्या व्यू थे, तो उन्होंने बोला कि जो कास्ट है शुड नॉट बी व्यूड एज एन ऑब्स्टेकल. कास्ट को हमें एक एज अ ऑब्स्टेकल नहीं देखना चाहिए, एज अ बांधा जिसको बोलते हैं बाउंडेशन नहीं देखना चाहिए, बट अ व्हीकल ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी. अच्छा, अब ये लाइन आपको किससे मिलती जुलती लग रही है, जिसने पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट बता रहे हैं ना कोई, पिछला लेक्चर याद है रजनी कोठारी, जिसमें वो इकलौते बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव रोल बताया था कास्ट का, कि कास्ट कितना पॉजिटिव रोल प्ले करती है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में. तो वैसे ही रुडोल्फ एंड रुडोल्फ भी ये बोल रहे हैं कि कास्ट को हमें एज अ रिस्ट्रिक्शन नहीं समझना चाहिए, बल्कि कास्ट तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. व्हीकल मतलब जो उसको चलाता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को जैसे व्हीकल होती है ना एक, वैसे चलाती है. तो वैसे कास्ट जो है एक व्हीकल है जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को चला रहा है. दे सो कास्ट नॉट ओनली ए सोशोलॉजिकल. वो बोलते हैं कि कास्ट एक सिर्फ सोशोलॉजिकल यूनिट नहीं है जो आप समझते हो कि समाज में कास्ट का रोल है, नहीं, बल्कि कास्ट का सबसे ज़्यादा रोल तो पॉलिटिकल एसोसिएशन में है, इकोनॉमिक कैटेगरी में है. तो ये भी आप याद रखना कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो पॉजिटिव जिसमें बात हो रही है कास्ट की, या तो उसका आंसर रुडोल्फ एंड रुडोल्फ होगा या फिर रजनी कोठारी होगा, क्योंकि रजनी कोठारी का तो मैंने आपको सब कुछ ही ट्रिक से याद करा दिया. तो अगर आपको उसमें उस ट्रिक से नहीं समझ आ रहा कि अच्छा ये लाइन तो कहीं ट्रिक में हमने पढ़ी नहीं थी, तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ उसका आंसर टिक कर देना. इसलिए मैं इसका जो है आपको ट्रिक नहीं बता रही हूँ, और ट्रिक जैसे कुछ है भी नहीं इसमें, बस पॉजिटिव रोल बता रखा है कास्ट का कि सोशोलॉजिकल नहीं है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है. अच्छा, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने क्या क्या कमेंट किए थे, तो टीएन मदान ने रुडोल्फ को बोला था कि टू रेंडर द फैमिलियर अनफैमिलियर. तो ये पूछा जा सकता है कि किसने बोला था रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के लिए टू रेंडर द फैमिलियर अनफैमिलियर, कि जो हम चीज़ें हमें भी नहीं पता थी इंडियंस होने के बावजूद, जिनसे हम वंचित थे, अनफैमिलियर थे, उससे भी रुडोल्फ ने हमें फैमिलियर करवाया. ठीक है, तो टी एन मदान की 2 बुक्स ये पीवाईक्यू में पूछी हुई है, इसलिए मैंने इनकी फोटो डाल दी. फैमिली एंड किनशिप, दूसरा वे ऑफ लाइफ, किंग, हाउस होल्डर एंड रिनाउंसर, एसेज इन द ऑनर ऑफ लुइस डॉमॉन्ट. ये भी याद रखना कि लुइस डॉमॉन्ट के ऑनर में टी.एन. मदान ने ये ऐसे लिखा था, किंग हाउस होल्डर एंड रिनाउंसर वे ऑफ लाइफ जो है. और ये भी याद रखना फैमिली एंड किनशिप जो थी अ स्टडी ऑफ पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी, फैमिली एंड किनशिप. दूसरा जोधका एक और थी लीडर ऑथर जिन्होंने रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के ऊपर कमेंट किया था कि जो लॉयराल्ड और सुजैन रुडोल्फ हैं वर द फर्स्ट टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ कास्ट एसोसिएशन इन डेमोक्रेटिक इंडिया, कि पहले बंदे जिन्होंने इंडिया में आकर डेमोक्रेटिक इंडिया की स्टडी में कास्ट एसोसिएशन का फिनोमिना बताया. इवन रजनी कोठारी से भी पहले कास्ट एसोसिएशन की बात जिसने बताई कि कास्ट को किसी ने इंडिया के डेमोक्रेसी के साथ रिलेट किया, वो थे रुडोल्फ, अकॉर्डिंग टू हुम जोधका. ठीक है, सो ये होता है हमारा लेक्चर खत्म. डू कमेंट योर व्यूज़, बिना कमेंट करे मत जाना यार, वरना मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे. तो थैंक यू, एंड तक देखा है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट. अगर मतलब अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं लगे तो कोई बात नहीं. ठीक है, बाकी हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को अच्छा लग जाए, तो डू शेयर. एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. स्टे ट्यून्ड, टेक केयर.